काफी सौदा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत और सबसे पहले आपके सामने हाजिर करते हैं आज की बड़ी बातें। देखिए, बाजार में खरीदारी का मूड जो है वो बरकरार है, अच्छी तेजी के साथ कारोबार करता दिखाई दिया है मार्केट। वहीं विदेशी बाजारों में भी जो रौनक है, हैंग सेंग जैसे मार्केट्स खासकर अच्छी तेजी दिखाते हुए नजर आए थे, उसका भी फायदा भारतीय बाजारों को मिलता दिखाई दिया है। एक और डेवलपमेंट आ रही है जो एशिया से भारतीय बाजारों पर इसका असर पड़ रहा है। चीन में मेटल्स की प्रोडक्शन कट की खबर पर हमने देखा है मेटल शेयरों में खासकर स्टील कंपनियों में जबरदस्त तेजी बनती दिखाई दी है। और आज का सत्र जश्न का सत्र इस लिहाज से है कि बैंक निफ्टी हो या फिर मिड कैप इंडेक्स, ये ऊंचाई पर ट्रेड करते दिखाई दे रहे हैं। तो ये फिलहाल अब तक की स्थिति है मार्केट की। लेकिन आपके सामने लेकर आते हैं इस समय सेंसेक्स और निफ्टी के स्तर। 150 अंकों की बढ़त के साथ सेंसेक्स कर रहा है कारोबार। यहां पर हमने देखा है 29,544 के लेवल्स, 200 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली थी। हल्का सा मुनाफा वसूली देखने को मिली, लेकिन आधा % ऊपर है ये इंडेक्स। वहीं निफ्टी भी अगर आप देखेंगे तो 9140 ये लेवल के आसपास टिका हुआ है, 54 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। इसके अलावा आज मिड कैप्स में पूरा जोश देखने को मिल रहा है, लगभग 200 पॉइंट ऊपर है इंडेक्स, हाईज पर ही कारोबार। और साथ ही साथ बैंक निफ्टी में भी हम देख रहे हैं सेंचुरी इसने भी लगाई थी, अब फिलहाल 90 पॉइंट ऊपर है। तो इस तेजी के बाजार में वो कौन से शेयर हैं जिनमें आज एक्शन देखने को मिलेगा और आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे डिटेल में कि यहां से आगे कितनी तेजी बनती दिखाई देती है रेलिगेयर सिक्योरिटीज के आशु मदान से। साथ ही आज जो सेक्टर चमका है मेटल्स का, उस पर भी कॉल लेंगे। आईडीबीआई कैपिटल के भावेश चौहान आपको बताएंगे कि किस तरह की कंपनियों को चीन के निर्णय का फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा भारत में। यही नहीं, हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग के मयूरेश जोशी भी जुड़ेंगे और जय ठक्कर से भी एक टेक चेक लेंगे आज के ट्रेड पर। साथ ही रेडार पर रहेगा म्यूजिक ब्रॉडकास्ट का इशू, इसकी लिस्टिंग कैसी रहेगी इस पर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल स्टॉक्स पर बात कर लेते हैं जहां पर आज एक्शन बनता दिखाई दिया है। तो इंडेक्स भागा है और इसमें बड़ा हाथ हमने देखा है दिग्गजों में। अदानी पोर्ट का रहा है, ये आउट परफॉर्मर है आज का। हिंडाल्को में अच्छी तेजी, बैंक्स में इंडसइंड बैंक, औरोबिंदो फार्मा, एशियन पेंट्स, ये ट्रेडेड काउंटर्स हैं जहां पर अच्छी तेजी बनती दिखाई दे रही है। मेटल्स में स्टील कंपनियों में काफी चमक देखने को मिली है, चाहे वो नव भारत वेंचर जैसी छोटी कंपनी हो या फिर सेल, टाटा स्टील जैसे दिग्गज, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल में भी हमने देखा है अच्छे तेजी के सौदे बनते दिखाई दिए हैं। इसके अलावा पावर में भी हमने देखा है काफी जबरदस्त उछाल, सुजलॉन एनर्जी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, सीईएससी, बीजीआर जैसे काउंटर्स है, अदानी पावर जैसे काउंटर्स हैं जहां पर अच्छी तेजी और अच्छा वॉल्यूम प्ले देखने को मिला है। बैंक्स में अब गौर करेंगे कि छोटे बैंकों में आज पार्टी है। ओबीसी, कॉर्पोरेशन, फेडरल, करूर व्यासा, यूनियन बैंक, ये तमाम स्टॉक्स है जहां पर कम से कम 3% तक की तेजी आज के सत्र में बनती दिखाई दे रही है। एडीएजी ग्रुप में काफी हरकत। रिलायंस कैपिटल की आज एनालिस्ट मीट है जिसमें अनिल अंबानी समेत उनके बेटे और जो कंपनी के डायरेक्टर भी हैं अनमोल अंबानी शामिल होंगे। तो काफी उत्साह स्टॉक में आज। रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस पावर में भी काफी एक्शन बनता दिखाई दिया है। और मिड कैप्स जो हाईज पर ही ट्रेड करता दिखाई दिया है इंडेक्स, इसमें भी कई रनअवे मूवर्स हैं। ड्रेजिंग कल से भाग रहा है, आज फिर अच्छी तेजी बनती हुई 70 रुपए ऊपर ये काउंटर। जिंदल पॉली, पीसी जूलर, पटेल इंजीनियरिंग, एमईपी इंफ्रा, ऐसे कई स्टॉक्स हैं जहां पर हमने देखा है जबरदस्त तेजी बनती दिखाई दी है। ऐसे में हमारा फियर एंड ग्रीड मीटर क्या कह रहा है? देखिए, एक्सट्रीम तेजी की तरफ एक्सट्रीम ग्रीड है, यानी कि बाजार में लोग बस तेजी और तेजी के बारे में ही सोच रहे हैं और उसी तरह के सौदे साफ दिखाई दे रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। ये फिलहाल हमारे मीटर का आकलन है। हालांकि जब ये 70 के ऊपर जाता है तब बाजार में हेवी सेल साइड की पोजीशंस भी आती हैं, लेकिन फिलहाल तेजी की तरफ ही लोगों ने ध्यान बनाया हुआ है। हमारे साथ अब जुड़ गए हैं राकेश बंसल और उनसे डिटेल में बात करेंगे कि क्या लॉन्ग किया जाए और क्या शॉर्ट। राकेश, आज तो देखिए ढेरों शेयर है, लेकिन सबसे पहले मेरा रेडार पे है पीसी जूलर, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रांग ओपन इंटरेस्ट एडिशन और इसकी हम ज्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन आज इसको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि 25% ओपन इंटरेस्ट बढ़ने पर यह स्टॉक 7% उछला है। क्या किया जाए? हर्षिता, काफी स्ट्रांग टेक्निकल स्ट्रक्चर है और जिस तरीके से स्टॉक ट्रेड कर रहा है एक नए ब्रेकआउट की तैयारी पर है। हर्षिता, जिसने नीचे ले रखा है वो तो निश्चित तौर पर होल्ड करे और मौजूदा स्तर पे नजर रखनी चाहिए। अगर ये स्टॉक आज 415 के ऊपर क्लोजिंग लेता है, जिसके चांसेस काफी ज्यादा हैं, तो हर्षिता एक बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट होगा और तब इस ब्रेकआउट के लक्ष्य लगभग 458-460 के बैठते हैं।
तो जिसने लिया हुआ है होल्ड करे, नई तेजी के लिए 415 के ऊपर की क्लोजिंग की वेट करें। एक बार ये क्लोजिंग होती है तब एक नई तेजी की शुरुआत होगी। ओके, तो 415 के ऊपर अगर ये टिकता है तो नई तेजी की शुरुआत डेफिनेटली बनती दिखाई देगी। और देखिए उन्हीं लेवल्स के आसपास ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक दिखाई दे रहा है। साथ ही अदानी ग्रुप में काफी जोश है। अदानी पोर्ट खासकर इसको हमने सुबह में आइडेंटिफाई किया था, खुलते ही स्टॉक में हरकत दिखी, 4% का उछाल। क्या और चलेगा हर्षिता? डेफिनेटली चलेगा, बट इन स्तरों पर नई तेजी करने की सलाह नहीं दूंगा। इनफैक्ट हमने नीचे में 308, 307 के अराउंड खरीदारी की राय दी थी। किसी ने ले रखा है तो और ट्रेडिंग का नजरिया है तो 329, 330 के लक्ष्य के लिए होल्ड करना चाहिए। एज ऑफ नाउ नई तेजी नहीं करनी चाहिए अदानी पोर्ट्स के अंदर। अगर नई तेजी करनी है इसी समूह के अंदर तो अदानी पावर को चुनना चाहिए। ओके, अदानी पावर को आप चुनेंगे तो बेहतर रहेगा। ये राय साफ आती हुई। साथ ही जस्ट डायल में भी कुछ पिकअप आया है और जस्ट डायल में नॉर्मली लोग झांसा खाते हैं। बताइए, अब 4% उछला है तो क्या एग्जिट के बारे में सोचे या फिर अभी भी ट्रेड लिया जा सकता है तेजी का? हर्षिता, एग्जिट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, इनफैक्ट होल्ड करना चाहिए और साथ साथ नई तेजी की भी इसमें यहां पर पोजीशंस ली जा सकती हैं। 576 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 624, 630 के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं ऊपर में। मेटल्स में हम आगे डिटेल में बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है काफी ज्यादा तेजी बनती दिखाई दी है, क्योंकि क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट में साफ कहा गया कि चाइना में प्रोडक्शन कट होगा, स्पेशली वो पुअर क्वालिटी स्टील का। स्टील में हम देख रहे हैं काफी एक्शन है, लेकिन इसके अलावा आप देखिए हिंडाल्को, हिंदुस्तान जिंक जैसे स्टॉक्स भी भागे हैं। क्या यहाँ पर आप तेजी की पोजीशन लेंगे? हर्षिता, डेफिनेटली लेंगे। आप देखें तो काफी समय से ये स्पेस अंडर परफॉर्म कर रहा था और इसमें से दो स्टॉक्स जिनका आपने नाम भी लिया टेक्निकली काफी अच्छे लग रहे हैं। पहला हिंडाल्को काफी अच्छा लग रहा है, जहां नीचे में 187, 188 के अराउंड एक बेस है। और जिस तरीके से हर्षिता हिंडाल्को का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, ये स्टॉक एक नए ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। नीचे में बेस 187, 188 के ऊपर नीचे बन चुका है और एक बार ये स्टॉक अगर 200 रुपए के ऊपर निकलता है, जिसकी संभावना काफी ज्यादा है, तब 222, 225 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। इन स्तरों पे डेफिनेटली हिंडाल्को को बाई किया जा सकता है। और दूसरा स्टील काउंटर जेएसडब्ल्यू स्टील काफी अच्छा लग रहा है, जहां पर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव क्रॉसओवर और मोमेंटम इंडिकेटर्स देखने को मिल रहा है और शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 196, 197 तक ये जो रैली चल रही है ये एक्सटेंड हो जाएगी। और कैप में तो जमकर खरीदारी हुई है, लेकिन इसके अलावा रिलायंस कम्युनिकेशन में भी क्या आपको लग रहा है आगे और तेजी बनती दिखाई देगी? लॉन्ग ऐड करें? नहीं हर्षिता, रिलायंस कम्युनिकेशन में पॉजिटिव चीज ये लगती है कि वर्स्ट ओवर है, शायद गिरावट ना हो, बट टेक्निकली इतना स्ट्रांग पैटर्न नहीं है कि यहां पर नई खरीदारी करी जाए। अगर एडीएजी समूह में कुछ खरीदना है तो रिलायंस कैपिटल पे हर्षिता नजर रखनी चाहिए। काफी लोग इस रैली को मिस कर चुके हैं और मौजूदा स्तर 582 के हैं। अगर रिलायंस कैपिटल आज 582 के ऊपर क्लोजिंग लेता है, जिसकी संभावना काफी ज्यादा है, तो ये बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट होगा। तब ये नहीं सोचना चाहिए कि नीचे से 550 से 545 से स्टॉक बढ़ता हुआ आ रहा है। अगर 582 के ऊपर क्लोजिंग लेता है तब एक नई तेजी की शुरुआत है, तब इसको बाय करना चाहिए। नई तेजी की शुरुआत। और ये देखिए रिलायंस कैपिटल प्रेफर्ड पिक रहेगा इस समय। आज ऑफ कोर्स और डिटेल्स लेकर आएंगे हम आपके लिए उस एनालिस्ट कॉल के बाद, एनालिस्ट मीट के बाद। सन टीवी पर क्या राय बन रही है राकेश, क्योंकि ये स्टॉक ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से कुछ एडिशन दिखा जरूर रहा है, लेकिन सुबह में जो करीब 1% ऊपर था, आप देखेंगे तो 2% की चाल है, तो ज्यादा ये अपने गेन्स को ऐड नहीं कर पा रहा है। नहीं हर्षिता, बट दूसरी तरफ अगर आप इसका टेक्निकल रुझान देखें तो काफी पॉजिटिव टेक्निकल रुझान है। 735, 740 के अराउंड एक अच्छा बेस है और नई तेजी यहां पर भी की जा सकती है। और जिस तरीके से हर्षिता इसका टेक्निकल रुझान है, एक बड़ा अपमूव 4 से 5% का अपमूव शॉर्ट टर्म में मौजूदा स्तरों से देखने को मिल सकता है। अच्छा, बैंक्स में आपकी क्या राय बनेगी, क्योंकि बैंक निफ्टी अब देखिए सिर्फ 70 पॉइंट ऊपर है और छोटे बैंकों में पूरा एक्शन है, यूनियन, ओबीसी, ये स्टॉक्स चले हैं आज, तो आप क्या ट्रेड लेंगे इस स्पेस में? हर्षिता, इस स्पेस में बैंकिंग के अंदर आप पहले देखें तो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, येस बैंक वगैरह चलते थे, बट अब पीएसयू बैंक्स भी टेक्निकली एक ब्रेकआउट दिखा रहे हैं। यहां पर फ्रंट लाइन्स के अंदर एफएनओ स्पेस से पीएनबी एक प्रेफर्ड पिक है, जहां मुझे लगता है 160 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा भी पसंद है और कैश काउंटर्स में सेंट्रल बैंक का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा लगता है।
ठीक है, तो ये फिलहाल राय बनती हुई इन बैंकिंग काउंटर्स पर। कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी 80 पॉइंट के लेवल्स को होल्ड करने की, काफी रफ्तार इसमें बनी थी और हल्की सी मुनाफा वसूली का शिकार होता हुआ। राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए इन सभी शेयरों पर। आज इस बीच एक और स्टॉक फोकस में है, वो है एनबीसीसी। ये आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जरूर। कल आपको याद होगा स्टॉक में थोड़ी सी तेजी बनती दिखाई दी थी। आज दरअसल कंपनी को महाराष्ट्र सरकार से प्रोजेक्ट मिला है और लगभग ये 6,000 करोड़ का ऑर्डर है राज्य सरकार के बीच और कंपनी के साथ एक एमओयू साइन हो चुका है। ज्यादा डिटेल्स पर हमारी संवाददाता निधि राय ने बात की एनबीसीसी के चेयरमैन अनूप कुमार मित्तल से। आज आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग एक एमओयू साइन किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो 6,000 करोड़ का आपने जो एमओयू साइन किया है, ये सारा जो भी अमाउंट है ये एक साथ इसी फाइनेंशियल ईयर में आ रहा है या टुकड़ों में आने वाला है, और इसकी अगर आप थोड़ी डिटेल्स बता सके तो। देखिए, ये नागपुर रीजन में एक इरिगेशन प्रोजेक्ट चल रहा है विदर्भा इरिगेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत, और ये प्रोजेक्ट पिछले 20 साल से चल रहा है और इसमें अब 6,000 करोड़ का काम बैलेंस है। टोटल वैल्यू 18,000 करोड़ रुपए थी और ये नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया था भारत सरकार ने, क्योंकि वहां पर सूखे की बहुत समस्या थी, किसानों की बहुत समस्या थी। पिछले कुछ साल से ये काम कुछ कंट्रोवर्सी में फंसा हुआ था बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस। तो अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ये काम एनबीसीसी के तहत कराया जाए। एनबीसीसी का रोल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का रहेगा और इसकी वैल्यू टोटल 6,000 करोड़ रुपए है जो एनबीसीसी के माध्यम से कराया जाएगा। आज जो हमने एग्रीमेंट साइन किया है ये टोटल बैलेंस वर्क के लिए साइन किया है और विद दिस राइडर के फर्स्ट फेज में 1,000 करोड़ रुपए का काम हम शुरू करें इमीडिएटली और पैरेलली अगले 2-3 महीने में बैलेंस काम जो 5,000 का बचा हुआ है उसके बारे में भी एक एमओयू दोबारा से साइन किया जाएगा या इसी को एक्सटेंड किया जाएगा। बट ये इन प्रिंसिपली डिसाइड किया है कि ये टोटल काम एनबीसीसी करेगी और जिसकी वैल्यू जैसे कि मैंने बताया 6,000 करोड़ रुपए है। और इस पूरे काम को कंप्लीट करने के लिए इरिगेशन प्रोजेक्ट को 3 साल का टाइम सरकार ने दिया है एनबीसीसी को, तो 3 साल के अंदर 6,000 करोड़ का काम करना है और 1.5 साल में हमें ये 1,000 करोड़ का करना है। तो इस तरह ये फेजिंग की गई है। सर, आपने अपना टारगेट रखा था अपने ऑर्डर बुक का 80,000 करोड़ का, वो कितना अचीवेबल है? आप कितने उसके करीब पहुंच चुके हैं? अगर आप वहां पे थोड़ी क्लैरिटी दे सके तो। नहीं, 80,000 करोड़ की तो ऑर्डर बुक हमने अचीव कर ली है, वो तो हमारे पास ऑर्डर बुक है। हमने ये कहा है कि अगले फाइनेंशियल ईयर में 15 से 20,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक और आएगी, जिससे कि हम फाइनेंशियल ईयर 18 की क्लोजिंग पे 1 लाख करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक के ऊपर बैठेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग वर्क इन 2018। चले, तो आगे ऑर्डर बुक और भी मजबूत होती हुई दिखाई देगी। 20,000 करोड़ के और ऑर्डर्स इनके हाथ लगे। फिलहाल स्टॉक आज हमने देखा है थोड़ा सा शांत है कल की हरकत के बाद। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम चेक लेंगे मयूरेश जोशी और साथ ही साथ जय ठक्कर से कि वो कौन से स्टॉक पर फोकस करना चाहेंगे और साथ ही आशु मदान से भी इस बाजार में जो धमाकेदार तेजी बनती दिखाई दी है ये कब तक जारी रहेगी, क्या स्टांस होना चाहिए निवेशकों का, इस सफर पर करेंगे बात ब्रेक के बाद। अब देखें आखिरी सौदा सिंधी की आवाज पर सुबह की तेजी बरकरार है और यहां पर मुनाफा वसूली हल्की सी हुई है लेकिन जोश पूरी तरह से इंडेक्स में दिखाई दे रहा है। मिड कैप्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, बैंक निफ्टी की ओर से सहारा है और आप कह सकते हैं चौतरफा खरीदारी वाला ही दिन है। हमारे साथ हमारे जानकार जुड़ चुके हैं आशु मदान, मयूरेश जोशी और जय ठक्कर। आप सभी का स्वागत है। आशु, आज ऑफकोर्स ट्रिगर तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से ही आया है। एक तरफ अमेरिका में जिस तरह से ब्याज दरें 4 बेसिस पॉइंट बढ़ाई गई हैं जिसका अनुमान था, वहां पर कोई सरप्राइज नहीं, तो एक रैली देखने को मिली और स्पेशली एशिया में हमने देखा क्या धमाकेदार तेजी बनती दिखाई दी है। अब भारत में वैसे तो कोई नेगेटिव्स दिख नहीं रहे हैं, यानी कि हम इस रैली में और बढ़ेंगे। यस हर्षदा, आई थिंक मार्केट बिल्कुल बुल्स की पकड़ में है, बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम बना हुआ है। लेकिन आई थिंक हैविंग सेड दैट मुझे लगता है कि
अगले 1-2 दिनों में एक छोटा सा करेक्शन हमारे को जरूर मिल सकता है, क्योंकि क्या होता है कि इस तरह के मार्केट में जब सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, सारी नेगेटिव न्यूज भी पॉजिटिव होती हैं, इस डर से अंडर ओन रहता है। तो अंडर ओन जो मार्केट है वो हमेशा सपोर्ट करता है मार्केट ऊपर जाने में, और अलॉन्ग विद पॉजिटिव न्यूज सारी पॉजिटिव है। आपने बिल्कुल ठीक बोला, जो क्वार्टर बेसिस था, इतने टाइम से हम बात कर रहे थे, बिल्कुल डिस्काउंटेड था। कितनी बार वो शेयर आया पे हम रिएक्ट करेंगे, वो नहीं होता। अब आई थिंक बिल्कुल जो नेक्स्ट ट्रिगर है, जो बड़ा ट्रिगर जो मार्केट को मिलेगा, वो कि इन सब के बाद अब अर्निंग्स क्या दिखाती हैं। आई थिंक जो नेक्स्ट मूव है वो अर्निंग्स पे आएगा, लेकिन मार्केट में पकड़ रहेगी। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा रहेगा। मुझे लगता है कि इंडेक्स थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है। ऑन द कॉन्ट्री अगले 1 या 2 दिन में शायद हमारे को एक थोड़ा सा डिप भी मिल सकता है, जैसे स्ट्रांग मार्केट में वीकर हैंड्स को, अगर जो ट्रेडिंग वीकर हैंड्स होते हैं उनको उतारने के लिए। सो आई थिंक ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव है, डिप्स पे जरूर लेना चाहिए। करंट रेट पे भी आई थिंक आउट परफॉर्मेंस है, बहुत सारे सेक्टर्स में है। इंडेक्स में भी आप स्प्रेड बना सकते हैं। जैसे कि मैं हर बार कोई ना कोई एक स्ट्रैटेजी देता हूं, तो इस बार की स्ट्रैटेजी अगर हम 9100 की कॉल 1 लें और 9200 की 2 कॉल्स बेचें, जीरो कॉस्ट पे ये बुल स्प्रेड बनता है 1:2, 9100 9200 का निफ्टी, एंड 91 to 93 के बैंड में कहीं पे भी निफ्टी क्लोज होता है या क्लोजिंग आती है, ये जीरो कॉस्ट वाला मुझे मिनिमम 20-25 रुपए आराम से दे सकता है, और नीचे में कोई लॉस नहीं होगा अगर मार्केट नीचे आता है तो। सो आई थिंक एक ये बुल स्प्रेड है। बाकी अगर आप देखिए पीएसयू जो बैंक्स हैं, मुझे लगता है फार्म लोन वेवर या उसके चलते कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्मिंग थे, थोड़े सर्कमस्पेक्ट थे, जो कि कल और आज में इन्होंने काफी स्ट्रेंथ दिखाई है। मुझे लगता है कि एक अच्छा मूव इनमें भी एक मूव दिख सकता है, एक्सपर्ट दिख सकता है। सो आई थिंक सेक्टोरली या स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर रहेगा। इंडेक्स हो सकता है 9100 और 9300 के दायरे में रहे, लेकिन मार्केट में पकड़ डेफिनेटली रहेगी। जैब, आप बताइए, एक बुल स्प्रेड की बात तो आशु ने की, लेकिन क्या एक्सपायरी तक हम 9400 तक पहुंच सकते हैं, या फिर वो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से बाहर है लेवल? हाय, गुड आफ्टरनून हर्षदा। वेल, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी 94 तक जाने की काफी है। खाली एक हर्डल छोटा सा है 9200 लेवल्स पे, जहां पे हमने अच्छा खासा हुआ है और ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होते हुए नजर आया है 9200 के कॉल ऑप्शन में। अगर वो लेवल्स के ऊपर निफ्टी निकलता है, देन जो मोमेंटम या तो जो हिसाब से एक मूव आएगा, दैट विल स्ट्रेट अवे टेक निफ्टी टू 9450 लेवल्स एक्सपायरी तक। तो यस, आई थिंक ऑन द लोअर साइड जब तक 9100 एंड 9060 लेवल्स ऑन द क्लोजिंग बेसिस, जब तक 9060 के नीचे अब हम क्लोज नहीं देखते निफ्टी को, आई थिंक वो गैप टेक्निकली एक काफी अच्छा सपोर्ट है। एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डेरिवेटिव्स, मुझे ऐसा लग रहा है हर्षदा के 92 के लेवल जो दिन निकले निफ्टी में, आई थिंक स्ट्रेट अवे 9450 जा सकता है। तो ऑलरेडी किसी की लॉन्ग पोजीशन हो तो बने रहे, और किसी फ्रेश पोजीशन क्रिएट भी करनी हो हर्षदा, आई थिंक अभी भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। तो पहला पड़ाव ऑफ कोर्स 9200 है, और उसके बाद 9400 की तैयारी जरूर होती दिखाई देगी। लेकिन इस तेजी में मयूरेश, आपने क्या सुझाया है अपने क्लाइंट्स को? क्योंकि देखिए चौतरफा खरीदारी का मूड बाजार में फैला है, अब स्टॉक पिकिंग इंपॉर्टेंट है, तो कोई एक सेक्टर जिस पर आप काफी बुलिश हैं, अग्रेसिव तेजी के लिए तैयार हैं? आफ्टरनून हर्षदा जी, एब्सोल्युटली आई थिंक, क्योंकि वैल्यूएशंस थोड़े हायर साइड पे है, मुझे लगता है आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक रहना और एक बॉटम अप अप्रोच लेना है मार्केट्स के लिए बहुत जरूरी होगा। हैविंग सेड दैट, एब्रेसिव्स और सिरेमिक्स जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स का एक सेगमेंट है, ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। जितने हमने एक इकोनॉमिक स्लोडाउन देखी थी, आई थिंक कंपनीज ऑपरेटिंग आउट ऑफ दिस स्पेस, कंपनीज लाइक कार्बोरंडम यूनिवर्सल हो या ग्राइंडवेल नॉर्टन हो, मुझे लगता है आई थिंक इन्होंने काफी रेजिलेंस दिखाया था अपने टॉप लाइन ग्रोथ में, इवन मार्जिन्स टू अ लार्ज एक्सटेंट वर सस्टेन्ड। बट गोइंग फॉरवर्ड जैसे हम ग्रोथ देख रहे हैं इंडस्ट्रियल कंज्यूमेबल्स में, स्पेसिफिकली एब्रेसिव्स और सिरेमिक्स अलॉन्ग विद इलेक्ट्रो मिनरल्स, मुझे लगता है आई थिंक जो ग्रोथ आ सकती है ये तीनों सब सेगमेंट्स में, दीज कैन बी क्वाइट सब्सटेंशियल ओवर द नेक्स्ट 6 to 8 क्वार्टर्स। दूसरी बात अगर हम देखें तो प्रेशर्स हमने बिल्टअप होते देखे थे, आई थिंक दैट विल स्लोली एंड स्टेडीली स्टार्ट रिसीडिंग, क्योंकि जो एसेट टर्नओवर्स होंगे एक कंपनी के, ये काफी सब्सटेंशियल हो सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड एज द डिमांड स्टार्ट्स किकिंग इन ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। सो जैसे हम ऑर्डर बुक्स इनके देख रहे हैं, जैसे एक्सिक्यूशन हम देखेंगे, मार्जिन्स में स्टेबिलिटी आ सकती है, एंड इवन देयर बैलेंस शीट्स आर एग्जिबिटिंग वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स। तो मुझे लगता है आई थिंक डेट इक्विटी कार्बोरंडम का इज क्लोज टू 0.26 फॉर द ईयर एंड March 16 एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट जो मैंने पढ़ा था। सिमिलरली ग्राइंडवेल नॉर्टन इज ऑलमोस्ट अ डेट फ्री कंपनी। दूसरी बात आई थिंक जो कैश फ्लोज है ये काफी स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, और थर्ड आई थिंक वैल्यूएशंस आर नॉट लुकिंग स्ट्रेच्ड। तो मुझे लगता है आई थिंक ऑन ऑल थ्री पैरामीटर्स स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्टेड टू पिक अप ओवर द नेक्स्ट 4 to 6 quarters, वैल्यूएशंस नॉट लुकिंग स्ट्रेच्ड, और इंडस्ट्री ऐसी प्लेस्ड है जहां पे आई थिंक एक बार केपिक्स साइकिल किक इन होगा स्पेसिफिकली प्राइवेट साइड से, और जो गवर्नमेंट केपिक्स होगा इंफ्रास्ट्रक्चर साइड से, आई थिंक दिस विल गिव अ ह्यूज बूस्ट टू द टॉप लाइन ग्रोथ। तो दिस इज वन सेगमेंट दैट आई लुक एट। सो कार्बोरंडम एंड ग्राइंडवेल नॉर्टन इज प्रॉब्ली सम स्टॉक्स दैट आई कैन लुक एट फ्रॉम अ बॉटम अप अप्रोच। और इन दोनों ही काउंटर्स में हमने देखा इंटरेस्ट है, कार्बोरंडम और ग्राइंडवेल नॉर्टन की बात हो रही है। अलग अलग आइडियाज हमारे जानकार ढूंढ रहे हैं CNBC आवाज पर आपके लिए खास, ताकि आप इस पूरी तेजी का फायदा उठा सके। कंजम्पशन स्टोरी की बात आपने की, और एक जो तगड़ा प्लेयर है कंजम्पशन स्टोरी का भारत में वो है HUL। इस पर अब बात करते हैं। दरअसल इसकी जो पेरेंट है यूनिलीवर ने इसके HUL के भारतीय कारोबार को लेकर चिंता जाहिर की है। अब ये चिंता क्या है, क्या दिक्कतें हैं HUL के बिजनेस में जिससे पेरेंट घबरा रहा है? वरुण दुबे हमारे साथ है। वरुण बताइए क्या कहा है यूनिलीवर ने? देखिए दरअसल यूनिलीवर ने HUL के भारत के कारोबार की जो परफॉर्मेंस है उसको लेके चिंता जताई है। आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ क्वार्टर से HUL का जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं कमजोर होते जा रहा है, और ये यूनिलीवर के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन गया है। दरअसल इनका कहना है कि HUL अपना जो परफॉर्मेंस है वो जल्द से जल्द सुधारे। एक तरफ से फटकार लगाई है इन्होंने HUL को कि अपना परफॉर्मेंस सुधारे और अपनी खासकर जो वॉल्यूम ग्रोथ है उसे फिर से लाइन पे लाए। दरअसल यूनिलीवर का यह भी कहना है कि डीमोनेटाइजेशन के कारण कहीं ना कहीं कंपनी का जो कारोबार है उस पर काफी धक्का लगा है, लेकिन अगर आप कंपनी का परफॉर्मेंस देखें तो डीमोनेटाइजेशन के कारण कंपनी की जो तीसरी तिमाही है वहां वॉल्यूम में 4% की डी ग्रोथ हुई थी और कंपनी की आय में भी 1% की गिरावट हुई थी। लेकिन कंपनी का जो कारोबार है पिछले कुछ तिमाहियों से लगातार ठंडा पड़ रहा है। कंपनी की जो आय में ग्रोथ है वो सिंगल डिजिट पे आ गई थी, और कंपनी का Q2 का अगर आप परफॉर्मेंस देखें Q2 FY17 का, तो वहां कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो महज 1-2% के आसपास थी, और कंपनी की जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो -1% थी। और 7 साल के बाद पहले बार ऐसा हुआ था दूसरी तिमाही FY17 में जहां कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो उसमें डी ग्रोथ देखने मिली थी। तो कहीं ना कहीं डीमोनेटाइजेशन का इंपैक्ट तो था तीसरे क्वार्टर में, लेकिन कंपनी की जो चिंता है उसके पहले से ही शुरू हो गई थी, और कहीं ना कहीं जो लगातार कंपटीशन बढ़ रहा है उसके कारण कंपनी को ये डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही थी, और जिसके कारण कंपनी की जो वॉल्यूम ग्रोथ है खासकर वहां कंपनी को इंपैक्ट हुआ, और इसी पे यूनिलीवर की चिंता है। और उनका कहना है कि कंपनी अपने परफॉर्मेंस को सुधारे और खासकर अपनी वॉल्यूम ग्रोथ को। आशु, ये सुधार कैसे आएगा? अब यूनिलीवर ने चिंता जाहिर कर दी है, HUL की स्ट्रैटेजी कैसे बदलेगी? मैं इनफैक्ट सुन रही थी कुछ जानकार ये भी मेंशन कर रहे थे कि शायद डिस्ट्रीब्यूटर्स को अलग इंसेंटिव स्कीम्स उनके सामने पेश की जा सकती है। क्या ये वही तरीका है अपने बिजनेस में फिर से ग्रोथ लाने का, या फिर इनको अपना प्रोडक्ट मिक्स में कुछ रेवोल्यूशनरी करना पड़ेगा? देखिए, आई थिंक एफर्ट्स तो सारे सब फ्रंट पे करने पड़ेंगे हर्षदा, लेकिन क्या एक्चुअली में वो रिजल्ट आ पाएगा आई थिंक कहना मुश्किल है। कंपटीशन बढ़ रहा है, पतंजलि ने जिस तरह से इनरोड्स बनाए हैं अपने और वो लॉन्ग टर्म बने हैं, वो ऐसा नहीं है कि कोई फ्लैश इन द पैन टाइप की परफॉर्मेंस है और इफेक्ट नहीं आएगा। हम काफी बोलते थे कि इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी स्ट्रांग रहेगी, लेकिन इसलिए बार बार हम नतीजों में जितने भी ये बड़ी कंपनीज हैं, पर्टिकुलरली HUL, इसमें हम वॉल्यूम ग्रोथ देखने की कोशिश करते हैं, जो कि बार बार हमारे को चैलेंज नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी अगले कुछ क्वार्टर तक भी ये चैलेंज रहेगा। एफर्ट्स नॉट ओनली इंसेंटिवाइज बल्कि प्रोडक्ट मिक्स को भी चेंज करना या उस स्ट्रैटेजी में भी रहेगा, बट वेदर दैट विल पे ऑफ इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। सो आई थिंक मुझे लगता है कि ये चैलेंज इतनी जल्दी से जाने वाला नहीं है। चार्ट्स पर क्या स्थिति दिख रही है आपको जय HUL में? आज देखिए कुछ 1% ऊपर था सुबह तक, लेकिन इस डेवलपमेंट के बाद इसने अपने गेन्स गंवाए हैं। ओवरऑल हर्षद, अगर आप देखें पिछले कुछ समय से, इनफैक्ट काफी महीनों से क्वार्टर से क्लियरली HUL एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। ऑन दी अपसाइड करीबन 960-970 का रेंज रहा है, और नीचे की तरफ अगर आप देखें सो अराउंड 780-790 सपोर्ट लेता है। तो आई थिंक ये रेंज में से जब तक एक ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन नहीं आता, आई थिंक वो कंटिन्यूसली ट्रेड साइडवेज। तो मेरा ये मानना है जैसे ही वो नजदीक आता है अपने हायर एंड ऑफ द रेंज, दैट इज अराउंड 950-980, वहां पे एग्जिट कर देना चाहिए HUL में से। एंड अगेन देयर शुड बी अ बाइंग टू बी डन अराउंड द लेवल्स ऑफ 790-800। ये रेंज को पकड़ के ही ट्रेडर्स को ट्रेड करना पड़ेगा जब तक इसमें से निकलता नहीं है एंड क्लियर ब्रेकआउट हमें नहीं देखने मिलता 970-980 के ऊपर। हर्षदा, आई डोंट थिंक कि इसमें एक अच्छा ट्रेंड, अच्छा मूव देखने मिलेगा। सो जस्ट प्ले द रेंज बाय सेलिंग हायर एंड बाइंग लोअर।
फंसा हुआ है ये शेयर और इसमें कुछ खास अपटिक तो दिखाई नहीं दे रहा और ये डेवलपमेंट्स भी अच्छी नहीं है। लेकिन आज जो डेवलपमेंट आई है वो मेटल शेयरों के लिए फेवरेबल है, काफी बढ़िया है। और हमारे साथ IDBI कैपिटल के भावेश चौहान जुड़ गए हैं इसी पर। भावेश, चीन में जो खराब क्वालिटी के स्टील की कैपेसिटी कम करने की बात हो रही या फिर उसका प्रोडक्शन कट होने की बात हो रही, उसको देखकर पूरे मेटल इंडेक्स में चमक है। लेकिन भारत में किन कंपनियों को, किस तरह के प्लेयर्स को इसका फायदा वाकई में मिलेगा? स्टील कंपनीज को होगा बेसिकली, देखिए तो ग्लोबली। भावेश, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच रही, तो इसको इस लाइन को हम फिर से जोड़ेंगे। मयूरेश, आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को, क्योंकि हम देख रहे हैं तमाम स्टील शेयरों में अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। Largely, Arshida ji, I think one really needs to look out कि जितनी कैपेसिटी शट हुई थी, whether these capacities were actually getting exported या internal consumption के लिए यूज हो रही थी। My analysis bends towards the latter। तो मुझे लगता है I think जो हम एक जंप देख रहे हैं and what China has clamped down recently, उसके जो smelting operations हैं, base metals हो या non ferrous metals हो, I think they are trying to probably curtail those operations क्योंकि जो supply है from the Chinese side, it is far higher than demand। मैं स्टील नंबर्स देख रहा था इनफैक्ट इन टर्म्स ऑफ रॉ स्टील प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम बाय चाइना एंड दैट इज एक्चुअली डाउन ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो लगभग आई थिंक 646 मिलियन टन्स इज समवेयर वेयर द डिमांड सप्लाई डायनेमिक स्टैंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड दैट्स कंपैरेटिवली लोअर 6 और 8 क्वार्टर पहले जो चाइना प्रोड्यूस और कंज्यूम करता था। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है आई थिंक एक सेंटिमेंटल पुश थ्रू जरूर मिला है मेटल्स को अक्रॉस द पैक, बेस मेटल्स हो या नॉन फेरस हो। बट लार्जली अगेन I think if I have to take a call on this sector as a whole, मुझे लगता है I think pricing environment is one of the most important variables और LME realizations depend on Chinese demand supply and world demand supply. Second, I think inventory levels कैसे pile up होते हैं for each respective metal is also one aspect to be looked at. And third, probably I think काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं। भावेश, बताइए स्टील की इन्वेंट्री की स्थिति कैसी होगी और डोमेस्टिक प्लेयर्स इस अपॉर्चुनिटी को कैसे, उसका कैसे फायदा उठा सकते हैं? अब देखिए, स्टील की इन्वेंट्री का तो कोई डेटा होता नहीं है, तो देयर इज नो आइडिया। बट व्हाट वी आर सीइंग ग्लोबली, डिमांड अपटिक से ज्यादा सप्लाई साइड में काफी चाइना ने कट करने की बातें हो रही है। अब तक ग्राउंड लेवल पे कुछ आया नहीं, बट एटलीस्ट सेंटिमेंटली काफी पॉजिटिव है। तो पिछले 1 साल में अगर आप देखो तो स्टील के दाम भी काफी बढ़े हैं और स्टील की कंपनियों को काफी फायदा हुआ है। और अभी रिसेंटली कल की बात है, फिर से न्यूज आया है कि चाइना अगेन इज ट्राइंग टू कर्ब कैपेसिटी बाय एटलीस्ट 100 मिलियन टन। तो उनकी जो ओवर कैपेसिटी अभी है वो 300 मिलियन टन है। तो ग्रेजुअली जब वो लोग अपनी कैपेसिटी कम करेंगे तो प्राइजेस में बढ़ोतरी हम देख सकेंगे। तो उसी के सेंटिमेंटली दिस इज वेरी पॉजिटिव। इसका असर क्या फिर भारतीय स्टील कंपनियों को प्राइसेस में भी मिलेगा? क्या बेटर प्राइसिंग एनवायरनमेंट इनके फेवर में दिखाई दे सकता है? जी बिल्कुल, स्टेबिलिटी आ गई है। पहले तो 1 साल पहले गवर्नमेंट ने इन्हें काफी सपोर्ट किया विद मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस, और आफ्टर दैट हमने देखा कि ग्लोबली भी स्टील प्राइस बढ़ गए, तो इंडियन स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग ऑल्सो। तो इंडिया की जो डोमेस्टिक डिमांड है वो सिर्फ 3 या 4% पे ग्रो कर रही है, बट सप्लाई 10% से ग्रो कर रहा है। तो इनके चलते थोड़ा एक्सपोर्ट भी हो रहा है बिकॉज ग्लोबली सेंटिमेंट रिवाइव हो गया है। तो प्राइसिंग फेवर में रहा है स्टील कंपनीज के, और डिमांड एनवायरनमेंट इतनी अच्छी नहीं है इंडिया में, बट आई थिंक विजिबिलिटी अच्छी है फॉर स्टेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। शुक्रिया भावेश इस जानकारी के लिए। तो क्लियरली भारतीय स्टील कंपनियों को फायदा मिलता हुआ जरूर दिखाई देगा। अब आप देखिए एक अच्छी रैली देखने को मिली है। टाटा स्टील, JSPL, JSW स्टील, ये वो बड़ी कंपनियां हैं जिसमें आज हम देख रहे हैं ज्यादा एक्शन, सेल भी अच्छी खासी रफ्तार बढ़ाता हुआ। तो ये पूरा पैकेज जो चमक रहा है इस डेवलपमेंट पर। इस बीच 3 बज चुके हैं और 3 बजे ठीक हम आपको बताते हैं निफ्टी में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। तो निफ्टी कॉल्स अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। पहली राय है मुदित गोयल की और यहाँ पर तेजी का ही कॉल है। 9220 के टारगेट के लिए तेजी करे, स्टॉप लॉस 9100 पर लगाए, ये मुदित का मानना है। इसके अलावा AK प्रभाकर की भी राय आपकी स्क्रीन पर अब आती हुई। IDBI कैपिटल मार्केट्स के प्रभाकर कहते हैं कि निफ्टी में तेजी करे, 9300 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस 9075 पर लगाएंगे।
और अगले 2 से 3 दिनों में ये लेवल्स अचीव होंगे। जय ठक्कर हमारे साथ है। जय, बताइए निफ्टी पर आपके क्या लेवल्स जहन में हैं? श्योर हर्षदा, जैसे मैंने थोड़े समय पहले बताया था कि 9200 अगर निकलता है निफ्टी में तो 94, 95, 50, 9450 ये लेवल्स बनकर आ रहे हैं टिल एक्सपायरी। बट एटलीस्ट बिफोर द एक्सपायरी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू 3-4 दिनों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी में पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ट्रेड करना चाहिए। फर्स्ट टारगेट कम्स अराउंड 9260, 9260 के बाद 9300। ये 3-4 ट्रेडिंग डेज के पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ। स्टॉप लॉस रहेगा 9090 का। ओके, तो ये फिलहाल 9090 का स्टॉप लॉस, 9260 और फिर 9300। संदीप आगे भी हमारे साथ है। संदीप, आपके भी टारगेट्स क्या इन्हीं लेवल्स के आसपास हैं? आफ्टरनून हर्षिता, बिल्कुल 9250 का मेरा टारगेट रहेगा और मैं क्लोज 9090 का स्टॉप लॉस रखूंगा। ओके, तो 9250। इनफैक्ट हम पहले भी बात कर रहे थे कि 9200 एक स्वीट ब्रेकर है, उसके पार अगर हम निकलेंगे तो यहाँ पर एक अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई देगी। फिलहाल 9150 के आसपास निफ्टी कर रहा है ट्रेड। ढेरों शेयर है जहां पर तेजी आ रही है। रिलायंस कैपिटल अब 3% ऊपर। बजाज ऑटो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। इसमें एक अच्छा उछाल पिछले आधे घंटे में देखने को मिला है, वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। बजाज ऑटो का शेयर 2% ऊपर एक तगड़ा पुल अप इसमें आता हुआ। हीरो मोटोकॉर्प में भी इंटरेस्ट आ रहा है खरीदारों का। लेंगे एक ब्रेक, आगे कुछ और स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे। आज के ट्रेड का आखिरी आधा घंटा और ये देखिए तेजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। अच्छी खासी रफ्तार बाजार ने पकड़ी है। 200 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त मिड कैप इंडेक्स और 9150 के ऊपर निफ्टी खुद निकलता हुआ। तो ये फिलहाल है इंडेक्स की स्थिति, लेकिन कुछ स्टॉक्स एक्टिव हैं। हम ब्रेक में जाते जाते ऑटो कंपनियों की चाल देख रहे थे और बजाज ऑटो में हमने देखा एक बहुत बढ़िया स्विंग देखने को मिला, एक अच्छा स्पाइक आता हुआ। आशु, आपकी क्या सलाह होगी बजाज ऑटो में, क्योंकि आज तो इनफैक्ट एक ब्रोकरेज ने इसे डाउनग्रेड किया था, 2800 का टारगेट दे रहे थे। ट्रेडर्स के मन में तो ऊपर के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं मेरे ख्याल में। देखिए हर्षदा, क्योंकि पूरी मार्केट चल रही है, ऑटो ओवरऑल पैक अच्छा कर रहा है, लेकिन टू व्हीलर सेक्टर में थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है। आई थिंक जैसे पोस्ट डिमोनेटाइजेशन में बात की थी कि कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिनमें थोड़ा सा इफेक्ट है या लैग थोड़ा सा लंबा रहेगा। सो आई थिंक टू व्हीलर सेगमेंट इज दैट सेक्टर कि जहां पे थोड़ा सा इफेक्ट रह सकता है। बट आई थिंक ओवरऑल इन लाइन विद द मार्केट, अगर ऐसी कोई रिपोर्ट आती है और अगर उसमें कोई डिप या एक नीचे का मूव मिलता है तो मुझे लगता है कि लॉन्ग करना चाहिए। आई एम नॉट ड्यूली वरीड ऑन सच, क्योंकि ये लैग कहीं ना कहीं सूनर और लेटर खत्म हो जाएगा एंड इट विल बी बैक टू द बिजनेस। सो ओवरऑल जिस तरह का ट्रेंड है, मुझे लगता है कि ऐसा कोई अगर कोई डाउनग्रेड की वजह से कोई अगर नेगेटिव सेंटीमेंट बनता है और अगर स्टॉक में कोई डिप आता है तो आई थिंक एक ट्रेडिंग प्ले ऑन पॉजिटिव साइड अवेलेबल रहेगा। अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है, फिर मौका मिल रहा है तो उसे गंवाना नहीं चाहिए। एक और शेयर जिसमें लोगों ने मौका ढूंढा है सुजलॉन। बताइए वागले साहब, अब आगे की क्या टारगेट्स होंगे? 18 पर तो आ गया है। हर्षदा, व्यू तो पॉजिटिव है। ये इसका वीकली पैटर्न काफी अच्छा बन रहा है और मैं समझता हूँ ये 20-21 की तरफ की मूव की शुरुआत है, तो परसेंटेज वाइज ये काफी बनता है। 17 का स्टॉप लॉस रख के 21-22 का टारगेट इसमें प्ले कर सकते हैं। ओके, तो 21-22 की तैयारी एक स्टॉक करता हुआ 6 महीने में 15% के रिटर्न्स बनते दिखाई दिए हैं। सुजलॉन आज काफी एक्टिव है, लेकिन आज सबसे ज्यादा लाइमलाइट में मेटल्स के अलावा एडीएजी पैक है और रिलायंस कैपिटल खासकर। अब आज देखिए एनालिस्ट की बैठक होने वाली है शाम को और मयूरेश आपसे हम अपडेट जरूर लेंगे कल भी कि क्या निकल कर आया, क्या कुछ बोला गया है वहां पर। लेकिन ये जो डेवलपमेंट आई है सुबह में, जिन्होंने एक्सचेंजेस को रिपोर्ट की कि ये हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में भी अब अग्रेसिव होना चाहते हैं और उसके लिए एक अलग एंटिटी सेटअप कर दी है, अलग कंपनी सेटअप कर दी है। क्या प्रोस्पेक्ट्स नजर आ रहे हैं आगे आरकैप के लिए? नहीं, अगर हम कॉम्पिटिटर्स का मैपिंग देखें तो मेरे ख्याल से आई थिंक जो क्रॉस रिटर्न प्रीमियम्स होते हैं ये सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट देख चुके हैं जनरल इंडस्ट्री के लिए, जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए इंक्लूडिंग हेल्थ। तो मुझे लगता है आई थिंक रिलायंस कैपिटल, जैसे मैं पहले भी कहते आ रहा हूँ, आई थिंक अगर कोई अडैग में शेयर लेना है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आई थिंक रिलायंस कैपिटल इज समथिंग दैट आई विल बी विद, क्योंकि जो ये लाइन्स में है आई थिंक ऑल दीज लाइन्स ऑफ बिजनेसेस, एसेट मैनेजमेंट हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस हो, आई थिंक दीज लाइन्स आर गोइंग टू बी ग्रोइंग बिजनेस लाइन्स अगले 3 और 5 वर्ष
वर्षों के लिए, और जैसे ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम्स आगे बढ़ेंगे, आई थिंक द वैल्यूएशन मल्टीपल्स विल ऑल्सो गो अप. सो एक क्लियर इंडिकेशन के हिसाब से आई थिंक रिलायंस कैपिटल इज समथिंग दैट आई स्टिल कीपिंग ऑन एज माई फेवरेट स्टॉक विद इन द अटैक पैक. ओके, तो आज कैप एक फेवरेट रहेगा. कोई चार्ट पर टारगेट जय? रिलायंस कैपिटल ओवरऑल हर्षदा इसमें मोमेंटम डेफिनेटली थोड़ा अपवर्ड मोमेंटम देखने मिला है, बट चार्ट्स पर जो हिसाब से मैं देख रहा हूँ एक काफी नॉइज जनरली देखने मिलता है ये स्टॉक में. बट एक लेवल है हर्षदा ऑन दी अपसाइड अराउंड से 669 इन द मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव. आई थिंक वो लेवल्स दिखा सकता है 669 इफ इट मैनेज टू क्लोज अबाउट 600. 600 के ऊपर बंद हमें देखने मिलता है अगर वीकली बेसिस पे. वीकली के ऊपर अगर 600 के ऊपर बंद होता है, नेक्स्ट टारगेट डायरेक्टली कम्स टू 670. ओके, 670. इंटरेस्टिंग, काफी तगड़े लेवल्स आगे आते हुए दिखाई देंगे. एक और शेयर जो काफी एक्टिव है, कोल्टे पाटिल. वाघेला साहब इस पर नजर डालें. सुबह में आपको याद होगा बहुत ठंडा था शेयर, लेकिन अचानक इसमें एक तेजी आई है और 7% का उछाल कोल्टे पाटिल दिखा रहा है. अब 7% ऊपर. हर्षदा, इसकी बात हमने कल भी इसका जिक्र किया था. आई थिंक 135 में जब मैंने कहा था कि मुझे 160 तक के टारगेट लगते हैं, लेकिन अभी रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं बैठेगा. अभी भी थोड़ी अपमूव बाकी है. 165, 166 तक ये स्टॉक जा सकता है जो मेरा टारगेट होगा, लेकिन अभी बाइंग करने के लिए थोड़ा लेट हो गया है. ओके, तो शायद ये बस छूट गई है, लेकिन काफी तगड़ी चाल इसमें आती हुई दिखाई दे रही है. आशु, एक और स्पेस जिस पर हमारी नजर इनफैक्ट कल से है, फार्मा कंपनियां. अब देखिए, सन फार्मा के लिए एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आज फिर निकल कर आई है कि मध्य प्रदेश के प्लांट की जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी यूएस एफडीए की ओर से, वहां से क्लीन चिट मिल गई. इससे पहले हमने देखा मोहाली प्लांट को एक थम्स अप मिला है. अब बात आती है इवेंचुअली कि हलोल में भी क्या वो पॉजिटिव डेवलपमेंट आती है या नहीं. क्या आपको लग रहा है यहां पर थोड़ा सा हेड ऑफ द कर्व खरीदारी करना शुरू करना चाहिए? सन फार्मा के साथ हर्षदा ये प्रॉब्लम रही है कि आई थिंक एवरी लेवल पे ये लॉन्ग रहा है. हमें 850 पे भी हमने बात की, अच्छा लगता था, 750 पे भी, 650 पे भी. सो आई थिंक पूरे इस रन के अंदर कहीं ना कहीं मतलब जो मैक्सिमम अगर फार्मा स्टॉक की बात करें जो ओवरबॉट था या स्टक था ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स के हाथ में, और जो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक था पोर्टफोलियो में, वो शायद सन फार्मा भी था. एंड इन स्पाइट ऑफ सारी चीजें धीरे धीरे राइट फ्रॉम द रेनबैक्सी मर्जर टू जो फॉलिंग इन प्लेस जो ठीक हो रही थी, उसके बावजूद भी ये परफॉर्म नहीं कर रहा था. सो आई थिंक कहीं ना कहीं वो जो 600 650 के बीच की बाइंग है उसको 700 प्लस में एक एग्जिट मिला इन दो न्यूज की वजह से. मुझे लगता है कि थोड़ा सा हर्डल है 700 और 750 का. अगर एक बार ये क्रॉस कर जाएगा तो आई थिंक वो वीकर हैंड या जो टायर्ड बुल्स होते हैं जो इतने टाइम से लॉन्ग करके बैठे हुए थे वो निकल जाएंगे, और मुझे लगता है कि एक अच्छा मूव मिल सकता है. सो आई थिंक ये न्यूज डेफिनेटली सपोर्ट कर रही है, पॉजिटिव है. टाइम काफी हो चुका है. आई थिंक काफी टाइम से ये अंडर परफॉर्मिंग रहा है. सो आई थिंक इट इज ओनली मैटर ऑफ टाइम जब आप देखेंगे कि कहीं ना कभी भी ये स्टॉक एक बहुत ही अच्छी एक अप मूव दे सकता है हमारे को. ओके, तो शायद ये भी तैयारी कर रहा है नई मूव्स के लिए. सन फार्मा रेडार पर होना चाहिए. पावर में हम देख रहे हैं काफी एक्शन है. इनफैक्ट सुजलॉन की मैंने बात की, 20-21 के टारगेट्स की तैयारी हो रही है, लेकिन टाटा पावर पर मयूरेश फंडामेंटली अब आपको क्या लग रहा है, स्थिति क्या है? स्टॉक देखेंगे आप 1% का स्पाइक दिखा चुका है पिछले 20 मिनटों में. Things are getting for the better, हर्षदा जी, मेरे हिसाब से. आई थिंक जैसे आई थिंक एक क्लैरिटी आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ टैरिफ रिविजन्स, उनके प्रोजेक्ट्स जो स्टक हुए थे बिकॉज ऑफ नॉन वायबिलिटी ऑफ कोल इम्पोर्ट्स, मेरे ख्याल से वहां पे आई थिंक एक अर्निंग्स अपग्रेड आनी चालू हो जाएगी. बट जनरली आई थिंक जैसे सरकार का फोकस रहा है, आई थिंक पावर हो, पावर इक्विपमेंट हो या पावर ईपीसी प्लेयर्स हो, आई थिंक ओवर द नेक्स्ट 2 years आई थिंक ऑर्डर्स फ्लोज विल बी सब्सटेंशियल. और जैसे इनकी बैलेंस शीट में सुधार दिखेगा, मुझे लगता है देयर इज एम्पल ग्रोथ. सो टाटा पावर, पावर ग्रिड, टेक्नो इलेक्ट्रिक, आई थिंक ये सारे स्टॉक्स अच्छे कर सकते हैं अमंग विथ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन. जय, टेक्नोलॉजी में आप क्या लेंगे इस समय? क्योंकि कल देखा था हमने सुस्त माहौल था, क्योंकि रुपया जो है काफी मजबूत हो गया था डॉलर के सामने, और ऐसी स्थिति में इन कंपनियों के मार्जिन्स पर असर पड़ता है. विप्रो, टेक महिंद्रा, इन्फी, एचसीएल टेक, टीसीएस, सब में हम देख रहे हैं नियरली 1% के गेन्स देखे जा रहे हैं. इनफैक्ट इन्फी तो 1.5% ऊपर है एचसीएल टेक के साथ. ले लेना है कोई शेयर?
बिल्कुल हर्षदा, इनफैक्ट ये एक ऐसा सेक्टर है हर्षदा जिस पर मैं काफी बुलिश हूँ, एटलीस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ 2017 में मुझे ऐसा लगता है लार्ज कैप्स, अमंग द लार्ज कैप्स कोई ऐसा एक सेक्टर रहेगा लीडिंग सेक्टर्स में से, विच कैन बी द सेक्टर ऑफ द ईयर। आई थिंक आईटी सेक्टर एक ऐसा रहेगा विच कैन बी वन सेक्टर ऑफ द ईयर। मैं थोड़ा कॉन्ट्रेरियन हूँ यहाँ पे, बिकॉज डिस्पाइट के जो हिसाब से इस पर न्यूज आ रहे हैं आईटी को लेकर, यूएस में डोनाल्ड ट्रंप जो हिसाब से स्टेटमेंट्स दे रहे थे, कंसिडरिंग दोज फैक्ट्स कि आईटी इंडेक्स या आईटी स्टॉक्स अच्छा नहीं करेंगे, बट मेरा ये मानना है टेक्निकली जो हिसाब से मैं देख रहा हूँ क्लियरली इन डाउनवर्ड स्लूपिंग चैनल में इंडेक्स ट्रेड कर रहा था और उसमें कहीं ना कहीं ऑन दी अपसाइड ब्रेकआउट देने में ही है ये इंडेक्स। आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड हर्षदा, इन्फी छोड़कर आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स लाइक टेक महिंद्रा, माइंडट्री, टीसीएस, HCL टेक्नोलॉजी, ये 4 स्टॉक्स आर अमंग द टॉप लिस्ट और लिस्ट में एकदम टॉप पे है एज फार एज आईटी स्टॉक्स आर कंसर्न, और ये चारों रेकमेंड करूंगा मैं बाई करने के लिए। इफ आई हैव टू रैंक दिस देन डेफिनेटली फर्स्ट रहेगा टेक माइंडट्री, देन HCL टेक महिंद्रा एंड देन TCS, फॉलोइंग बेस्ड ऑन देयर रिस्क रिवॉर्ड। बट ये चारों स्टॉक मुझे काफी पसंद है। आई थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ नॉट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रेडिंग बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हर्षदा आई थिंक काफी अच्छा गेन्स यहाँ से देखने मिल सकते हैं। चार्ट्स पर मजबूत दिख रहे हैं ये शेयर, लेकिन रुपए की चाल इनके मार्जिन्स पर एक डिसीजन देती है, तो उसका भी आप ध्यान जरूर रखें। इस बीच 65-45 के आसपास हमने देखा है आज रुपया ट्रेड करता हुआ, तो मजबूत है डॉलर के मुकाबले ये। BTST या STBT क्या किया जाए, जाते जाते क्या ट्रेडिंग पोजीशन है, ये अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। सबसे पहली राय रजत बोस की, अमर राजा बैटरी खरीदे, 915 का इन्होंने टारगेट दिया, 860 का स्टॉप लॉस। रजत के रेडार पर जो दूसरा शेयर है वो भी आपको बताते हैं, और ये है गोदरेज। 2.5% ऊपर है ये फिलहाल, लेकिन रजत कह रहे हैं यहाँ से आगे और भागेगा। 519 पहले और उसके बाद 524 के टारगेट के लिए तेजी करके चले। स्टॉप लॉस यहाँ पर 504 का रहेगा। स्वाति होतकर की भी राय अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। स्वाति ने जो शेयर चुने हैं उनमें पहला है BEML, 1370 का टारगेट ये दे रही है और स्टॉप लॉस 1300 रुपए का, ये तेजी का कॉल। साथ ही कैस्ट्रॉल इनके रेडार पर है और कैस्ट्रॉल में भी खरीदारी ही करनी चाहिए, स्वाति का मानना है। 435 का टारगेट और स्टॉप लॉस 415 का रखें। जय, बताइए क्या पिक्स हैं आपकी, BTST या STBT? डेफिनेटली BTST हर्षदा, पॉजिटिव मोमेंटम है बाजार में। आई थिंक फर्स्ट जो मेरी पिक है वो हेवल्स है BTST के पॉइंट ऑफ व्यू, जो हिसाब से ये स्टॉक ने एक अच्छे कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट दिया है, साथ ही साथ एक अच्छी अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक और अच्छा बिल्डअप भी देखने मिला है F&O फ्रंट पे। तो आई थिंक हेवल्स में यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। हेवल्स फ्यूचर्स का टारगेट रहेगा 444 विद स्टॉप लॉस ऑफ 432, वन कैन बाय दिस। सेकंड बाय रिकमेंडेशन है CSC फ्यूचर्स में, जिसमें भी एक अच्छी हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन कंफर्म हुई है आज, साथ ही साथ उसने एक अच्छी डाउन ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस में से ब्रेकआउट दिया है विद गुड क्रॉसओवर इन इट्स मोमेंटम इंडिकेटर्स शॉर्ट टर्म में। टारगेट CSC फ्यूचर्स का रहेगा 850 का, स्टॉप लॉस रहेगा 829। बहुत तेजी की कॉल्स आती हुई। बागले साहब आप क्या चुनेंगे? हर्षदा, मेरा पहला BTST होगा गोदरेज इंडस्ट्रीज। आई थिंक रजत ने भी कहा है, मैं भी उनके साथ हूँ। स्टॉप लॉस 510, टारगेट 525 और दूसरा होगा BTST वापस जस्ट डायल 606 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 639। ओके, जस्ट डायल 606 का स्टॉप लॉस 639 के टारगेट के लिए खरीदे। और ऑफ कोर्स गोदरेज हमारे दो जानकारों ने इनफैक्ट आज चुना है। कुछ और काउंटर्स जो रेडार पे आने लगे हैं, अब देखिए सिंटेक्स, ब्लू स्टार, कल आपको याद होगा वोल्टास में थोड़ा सा एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया था, पहले वर्लपूल जैसे काउंटर्स भी भाग चुके हैं। आशु, ये वही समर सीजन के तमाम प्लेज हैं, क्या आपको कुछ अट्रैक्टिव लग रहा है इस समय? हर्षदा, आई थिंक इसमें जो ट्रेडिंग मूव्स अवेलेबल हैं बिल्कुल पार्टिसिपेट करना चाहिए। हमने लास्ट वीक भी कहा था कि जो सीजनल डिमांड है रहेगी, मार्केट सपोर्टिव है, मिड कैप सेगमेंट ओवरऑल जो परफॉर्म कर रहा है। सो इस वक्त जो सारे फैक्टर्स होते हैं वो इनके सपोर्ट में है एंड डेफिनेटली जो एक्सपेक्टेशन है कि डे बाय डे आई थिंक जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो एक्सट्रीम होती जा रही हैं और इनकी डिमांड डेफिनेटली जो पीक सीजन डिमांड है वो आएगी एंड सडनली एक स्पर्ट हमारे को देखने को मिलेगा एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मार्केट इज सपोर्टिव। सो आई थिंक इन द लाइट ऑफ दिस टू कॉम्बिनेशन अभी भी लॉन्ग रहना चाहिए। मुझे लगता है कि एक ऊपर का जरूर अप मूव मिलेगा, आराम से मिलेगा इसमें। आज लॉजिस्टिक्स में काफी हरकत देखने को मिल रही है। TCI एक्सप्रेस की हमने सुबह में बात की, वो स्टॉक 8-8.5% ऊपर है। गति आप देखेंगे 4% प्लस के गेन्स पर कारोबार करता दिखाई दे रहा है।
इसके अलावा पटेल इंटीग्रेटेड में 4% की तेजी है। ये खबर जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिल सकता है इन कंपनियों को, क्या वाकई में बहुत बड़ा बूस्टर डोज साबित होगा लॉजिस्टिक स्पेस के लिए मयूरेश? माना तो यही जा रहा है कि शायद फिर एक्सपेंशन के लिए आसानी से इनको फंड्स मिलेंगे बैंक्स की ओर से, दूसरी फाइनेंशियल बॉडीज की ओर से। आई थिंक अगर ये होता है तो यस, आई थिंक सेक्शन 80I के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिलने के कारण आई थिंक टैक्स लायबिलिटी भी कम होती है, जिसकी वजह से इनके कैश फ्लोज अच्छी खासी सुधार देख सकते हैं। सेकंड, आई थिंक रेटिंग्स इंप्रूव होती है क्रेडिट फ्रंट पे बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस रिसीव्ड, एंड दैट ऑल्सो हैज बेटर एक्सेसिबिलिटी टू बोरोइंग्स फॉर दीज लॉजिस्टिक प्लेयर्स अगर ये होता है तो। सो लार्जली अगेन आई थिंक ये जो मिररिंग हुई है वो GST के कारण भी एक फर्स्ट लेग की मूव हुई थी। सेकंड लेग इज ऑब्वियसली ऑन द न्यूज विच कैन बी expected to come through, जो काफी speculative हो सकती है at this point of time, but अगर आती है तो I think it's a huge positive for the sector. The stocks have already reacted. My favorite always has been TCI. I think the stock has moved us substantially. मुझे लगता है I think जैसे फ्रेट कारोबार 50% कंट्रीब्यूट करता है post the Express demerger इनके बैलेंस शीट में, I think that business has started showing signs of recovery. EBIT margins have come back to 2.5%. और supply chain solutions और shipping business has traditionally done well in terms of the EBIT performance TCI के लिए। तो मेरे ख्याल से आई थिंक लॉजिस्टिक्स इज अ गुड लॉन्ग टर्म प्ले आई थिंक फ्रॉम बोथ पर्सपेक्टिव्स। अर्निंग्स दैट कैन कम थ्रू एज द ग्लोबल इकोनॉमी इंप्रूव्स और जैसे देश की हालत सुधरती है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड पैरामीटर्स। और सेकंड, आई थिंक द GST इम्प्लीमेंटेशन विच कैन बी अ किकर ओवर द नेक्स्ट 2.5 years इन दीज स्टॉक्स। तो मुझे लगता है आई थिंक दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्पेस टू बी। एंड एन एडिशनल स्टॉक दैट आई कैन साइट इज ऑल्सो नवकार कॉर्पोरेशन। आई थिंक इंटरनल कंजम्पशन जैसा स्ट्रॉन्ग होगा, इनका लॉजिस्टिक्स पार्क एट वापी is going to play a big role in taking over the additional demand that is expected to come through from South Gujarat volume जो JNPT की तरफ जाता है, और रेल कनेक्टिविटी is one big kicker in terms of earnings growth. काफी undervalued at this point of time और मुझे लगता है कि बहुत prospective long term bet भी हो सकती है। कोई टारगेट्स जो आप जहन में रख रहे हैं इस समय मयूरेश इन दोनों शहरों के लिए? क्योंकि मैं बस यही देख रही थी कि कितने चले हैं। एक महीने में TCI कॉर्पोरेशन में 37% की बढ़त देखने को मिली है, लेकिन 6 महीने में सिर्फ 10% भागा है, तो काफी स्कोप है। क्या टारगेट रखेंगे 405 के आगे और कितने बेहतर रिटर्न्स मिल सकते हैं? टू स्टॉक्स हर्षदा जी जो हम देख रहे हैं, थिंक TCI एक्सप्रेस इज वन एलिमेंट ऑफ द स्टोरी और TCI जो रेसिडुअल बिजनेस बचा है। तो मुझे लगता है थिंक द मूवमेंट हैज बीन क्वाइट शार्प। तो आई थिंक जो इन्वेस्टर्स होल्ड करते हैं उनको होल्ड करना चाहिए, बट नवकार इज प्रॉब्ली लुकिंग वेरी वेरी अट्रैक्टिव फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव और काफी ऊंचे के टारगेट से फ्रॉम द करंट लेवल्स। एक और शेयर जो आज काफी हरकत में आया है, अट्रैक्टिव दिख रहा है ट्रेडर्स को, वो है GMR इंफ्रा। चार्ट चेक पर बताइए जय, कितना टिकेगा? वेल सी GMR इंफ्रा में हर्षदा एक रिसेंटली एक मूव देखने मिला है। ओवरऑल तो ये स्टॉक एक एब्सोल्युटली एक डाउन ट्रेंड में था, बट हाउएवर फॉर द शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑन दी अपसाइड करीबन 20 रुपए तक का मूव इसमें देखने मिल सकता है। 20 के लेवल्स अगर ये निकालता है गोइंग फॉरवर्ड हर्षदा, देन एक अच्छा ब्रेकआउट माना जाएगा। देन इट हैज अ चांस कि इसने एक अच्छी डबल बॉटम पैटर्न में से भी ब्रेकआउट दे दिया है, एंड देन दोज विल हैव द टारगेट्स ऑफ मे बी 27-28, बट एज ऑफ नाउ तो 20 तक की जगह ही है ये स्टॉक में। ओके, तो चलिए इसमें एक्टिविटी बनती हुई एक शेयर है जो कल डेब्यू करेगा, अपनी पारी की शुरुआत करेगा, और ये है म्यूजिक ब्रॉडकास्ट। म्यूजिक ब्रॉडकास्ट यानी कि वही कंपनी जो वो FM रेडियो चैनल चलाती है रेडियो सिटी के नाम से। अब इसका इशू ठीक ठाक भर गया था। क्या आपको लग रहा है कहां पर लिस्टिंग होने के आसार दिख रहे हैं? आशु, कोई इंसाइट इस पे? नहीं, आई थिंक इस पे हमने लास्ट वीक भी बात की थी कि बिटवीन द टू IPO जिसको ट्रैक नहीं कर रहे थे तो कोई खास रिकमेंडेशन नहीं थी, लेकिन डेफिनेटली इसका जो डेब्यू होगा ऊपर ही होगा। और मुझे लगता है कि लेकिन एक बार अगर प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि आई थिंक हाउ फंडामेंटल्स विल प्ले इन द फ्यूचर इज लिटिल सर्कमस्पेक्ट। सो आई थिंक बेसिस दैट आई वुड एडवाइज कि एक बार अगर लिस्टिंग गेन्स मिलते हैं तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। साथ ही मुझे बताइए इस पर आप मयूरेश, आपका कोई इनपुट है कि कहां पर लिस्टिंग हो सकती है? 333 उसका फिर वो फाइनल प्राइस निकल कर आया था इशू खत्म होते ही।
नहीं, लिस्टिंग पॉजिटिव होगी हर्षिता जी, क्या कहते हैं, जैसे रिस्पांस मिला था मेरे ख्याल से आई थिंक काफी पैरामीटर जो ये कंपनी के हैं आगे, इफ यू कंपेयर दैट विद ENIL जो मार्केट लीडर है रेडियो बिजनेस में, काफी पैरामीटर से आगे है कंपनी। एड वॉल्यूम्स हो, एड रेवेन्यूज हो, EBITDA मार्जिन्स हो, और कहां ना कहां हमने देखा है कि इवन विद लेसर स्टेशंस कंपेयर टू ENIL आई थिंक जो ग्रोथ है कंपनी को अचीव हुई है, आई थिंक दैट हैज बीन क्वाइट सब्सटेंशियल। एक ऑल्टरनेट प्ले आई थिंक इज ऑब्वियसली द पेरेंट कंपनी जो एक हिस्सा रखती है ये कंपनी में। सो जागरण प्रकाशन डिमोनेटाइजेशन के चक्कर में आई थिंक एडवर्टाइजिंग ग्रोथ हैड स्लोड डाउन, सब्सक्रिप्शन ग्रोथ हैड प्रॉब्ली गॉट कर्टेल्ड अ टैड बिट, बट मुझे लगता है जैसे आई थिंक डिमोनेटाइजेशन का पेस चालू हुआ है और जैसे इनका बिगेस्ट सेलर है दैनिक जागरण हैज बीन डूइंग एक्सीडिंग लेवल विद मार्जिन्स इन एक्सेस ऑफ 35-36% ऑन द ऑपरेटिंग लेवल, और जो उनके नए दूसरे पब्लिकेशंस हैं, नई दुनिया फॉर एग्जांपल हैज बीन पिकिंग अप स्टीम, मिड डे हैज बीन पोस्टिंग मार्जिन्स इन एक्सेस ऑफ 20%। तो मुझे लगता है जैसे एड रेवेन्यूज वापस आएंगे अराउंड दैट 10-12% मार्क, एक कंपाउंडेड बेसिस पे आई थिंक ऑपरेटिंग मार्जिन्स कैन गेट मेंटेन्ड एट अराउंड 27-28%। So I think an indirect play probably for this entire story or the theme can be looking at Jagran Prakashan print media space. ओके, तो जागरण प्रकाशन में भी ऑफ कोर्स वो ऑप्टिक देखने को मिलेगा क्योंकि ये इसकी पेरेंट कंपनी है, तो वहां पर एक्शन डेफिनेटली बनता दिखाई देगा। कुछ और काउंटर्स जो मैं देख रही हूँ जिनमें तेजी बन रही है, JHS वेनगार्ड 3% का उछाल पिछले 20 मिनटों में, 7% टोटल ये स्टॉक भाग चुका है। साथ ही आप देखेंगे मंधाना रिटेल में खरीदारी आती हुई 7% ऊपर ये, टाइम टेक्नोप्लास्ट, नितिन फायर प्रोटेक्शन, पेन्नार इंजीनियरिंग, इनफैक्ट ये काउंटर्स तो वो तमाम रेलवे प्ले वाले स्टॉक्स होते हैं, बामर लाहौरी भी जिनमें अच्छी तेजी बनती दिखाई दे रही है। तो ये पूरा पैक है जो काफी एक्टिव है। पटेल इंजीनियरिंग हमने सुबह में याद होगा आइडेंटिफाई किया था, 80 पर आ चुका है, 8% का उछाल इसमें बनता हुआ दिखाई दिया। तो ये मिड कैप साइड पर हमने देखा है रनअवे रैलीज ढेरों काउंटर्स में देखने को मिली है। PNC इंफ्राटेक, MEP इंफ्रा, ये दो छोटी इंफ्रा कंपनियां हैं। बागले साहब चार्ट देख के बताइए यहाँ पर मतलब है कोई तेजी करने का, आगे भागेंगे क्या ये शेयर? 5% ऊपर है PNC, MEP में भी मैंने देखा था अच्छी खरीदारी बन रही थी। नहीं हर्षिता, मैं वेट करूंगा, ये इतने क्लियर पैटर्न्स मुझे समझ में नहीं आ रहे। ओके, ये फिलहाल काउंटर्स देखिए 5-5% ठीक ठाक वॉल्यूम्स पर कारोबार करते हुए। बॉम्बे डाइंग में एक अच्छा मूव आया है, 1.5% ऊपर। इनफैक्ट ओवर द वीक बॉम्बे डाइंग की चाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इस महीने का तो मूव जो है वो करीब 20% के रिटर्न दिखा रहा है। बॉम्बे डाइंग क्या अभी भी खरीदा जा सकता है जय? वेल ओवरऑल हर्षदा जो हिसाब से इसकी चार्ट पैटर्न है, मुझे ऐसा लगता है ऐसी अभी भी खरीद कर चल सकते हैं ये स्टॉक। लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम पे हर्षदा ये स्टॉक में काफी कंसोलिडेशन दिखाया है और कंसोलिडेशन प्रोसेस में एक एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो चुका था ये स्टॉक में, उसमें से रिसेंटली हमें ब्रेकआउट नजर आ रहा है। आई थिंक डेफिनेटली बॉम्बे डाइंग में गोइंग फॉरवर्ड काफी अच्छे ट्रेंड एज वेल एज मोमेंटम देखने मिलेगा और उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके हायर टारगेट्स जो बनकर आएंगे, एज ऑफ नाउ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 94-95 इनिशियल टारगेट रहेगा इस स्टॉक का, बट द डे इट सरपासेस द लेवल्स ऑफ 94 to 95 वर्सेस ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, स्ट्रेट अवे इट इज लाइकली टू इंच टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 140-150। तो एक अच्छा मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और काफी समय के बाद आ रहा है। तो आई थिंक इवन आफ्टर 20% ऑफ जंप, आई थिंक यहाँ से भी अच्छा एक रिस्क वर्ड बनता है। आशु, वेरी क्विकली, BPHP IOC जिस तरह से रुपए में मजबूती है और कच्चा तेल नरम हो रहा है, क्या बनता है यहाँ पर तेजी का कॉल? हर्षदा, आई थिंक मुझे लगता है कि इस एक्सपायरी के जो लेगार्ड्स हैं वो यही रहेंगे। सो आई थिंक इनसे इस एक्सपायरी में तो सर्टेनली दूर रहना चाहिए, एटलीस्ट लॉन्ग पोजीशन नहीं रखनी चाहिए। आई थिंक इतना कुछ हमारे पास सेक्टर्स, इतना मसाला अवेलेबल है इस एक्सपायरी में, तो आई मीन राइट फ्रॉम इन्फी टू सेंचुरी एंड टाटा मोटर, टाटा स्टील, आई मीन से देयर सो मच टू डू दिस एक्सपायरी के अगर पॉजिटिव खेलना है तो मुझे लगता है कि इस एक्सपायरी में पर्टिकुलरली ये जो स्टॉक्स आपने मेंशन किए मुझे लेगार्ड्स लगते हैं। ऑन द कॉन्ट्री इनको तो अगर लॉन्ग शॉर्ट पेयर बनाना हो तो शायद मेरे हिसाब से, मतलब आई वुड से कि अगर इफ आई बाय 3 स्टॉक्स तो मैं इनमें से एक शायद शॉर्ट सेल करके चलूंगा। तो मुझे लगता है कि इस एक्सपायरी में पर्टिकुलरली ये प्रेशर में रहेंगे। ओके, ये फिलहाल राय इन OMCs
20 पर दूर रहे। दूसरे कई ऑप्शंस है। देखिए आखिरी 2 मिनट है ट्रेड के और आपको फटाफट बता दें कि आज हाईस पर ही समाप्ति होती दिखाई देगी। मिड कैप में खाए बनता दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी खाए पर क्लोज होगा और मेरे ख्याल में क्लोजिंग बेसिस पर निफ्टी में भी ऊंचाई पर ही समाप्ति बनती दिखाई देगी। तो आज का दिन जबरदस्त साबित हुआ है। 200 पॉइंट की रैली सेंसेक्स में बनती दिखाई दे रही है। फटाफट मैं आपको बता देती हूँ कौन से टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं आज के ट्रेड के। तो अदानी पोर्ट 5% ऊपर, टाटा स्टील में 4% का उछाल, हिंडाल्को में 4% से ज्यादा की तेजी, टाटा मोटर्स का डीवीआर, इंडसइंड बैंक, बजाज ऑटो, एशियन पेंट, ये दिग्गज स्टॉक्स है जहां पर हमने देखा काफी तेजी बनती दिखाई दी। एडीएजी पैक ने आज अच्छी तेजी दिखाई है। रिलायंस कैपिटल टॉप ट्रेडेड काउंटर था, 7-8% की बढ़त पर यह काउंटर जाकर टिकता हुआ दिखाई देगा। वहीं हमने देखा रिलायंस पावर, इंफ्रा और रिलायंस कम्युनिकेशन में भी इस तेजी का पूरा फायदा मिलता हुआ दिखाई दिया। तो ये पूरा पैक काफी एक्टिव होता हुआ। और अदानी पोर्ट के साथ साथ अदानी एंटरप्राइजेज में कल ही हमने आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये स्टॉक में तेजी बन रही है और आज भी अदानी एंटरप्राइजेज में अच्छी खरीदारी सुबह से देखने को मिली। अंत इसका करीब करीब 1-1.5% ऊपर होता दिखाई दे रहा है। कोल्टे पाटिल 6% की बढ़त पर जाकर टिकता हुआ। बॉम्बे डाइंग में 4% का उछाल आया है। टीसीआई एक्सप्रेस 8% के गेन्स। सेल जैसे काउंटर्स, ऑफ कोर्स मेटल्स में हमने देखा बहुत तगड़ी रैली देखने को मिली है, चाहे वो सेल हो, नवभारत वेंचर्स हो, जेएसडब्ल्यू, जेएसपीएल, ऐसे कई काउंटर्स रहे हैं मेटल्स में जहां पर आज हमने देखा तेजी का फायदा लोगों के हाथ लगा है। बाटा में बाजार बंद होते होते 1% का उछाल आ रहा है, तो ये 1.5% ऊपर जाकर टिक रहा है। जेएमआर इंफ्रा की हमने बात की, 6% की तेजी पर ये जाकर टिका है। टाटा कम्युनिकेशंस में 3.5% का उछाल। तो आप नाम लीजिए और उन स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दी है। हालांकि इस रैली का हिस्सा नहीं बना है हीरो मोटोकॉर्प का शेयर, ये 1.5% करेक्ट होकर टिका। भारतीय इंफ्राटेल में तेजी रही, लेकिन एयरटेल में दबाव रहा। रिलायंस इंडस्ट्रीज और दिग्गज बैंकों में जो निजी बैंक है ना, आईसीआईसीआई बैंक, येस बैंक, यहां पर कुछ हल्की मुनाफा वसूली देखने को मिली है। तो ये बाजार की चाल रही है। आप कह सकते हैं लाजमी आज का दिन काफी अपबीट रहा, अच्छी तेजी पर बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। और 9,156 ये फिलहाल प्रोविजनल क्लोज का आंकड़ा मेरी स्क्रीन पर आता हुआ और करीब करीब 183 अंकों की बढ़त पर सेंसेक्स जाकर टिका है। मेटल शेयरों ने ही आज तेजी की कमान संभाली है और चाहे मिड कैप इंडेक्स हो या फिर बैंक निफ्टी, मार्केट्स जो है रिकॉर्ड ऊंचाई पर टिकते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बाजार में बुल्स का ही बोलबाला रहा है। अब सवाल यही है कि क्या ब्रीदर लेगा बाजार या फिर इस रफ्तार को आगे बढ़ाएगा। आशु, आपने ऑफ कोर्स वो बुल स्ट्रैडल मेंशन किया था, लेकिन कोई लेवल जहां पर आपको लग रहा है मार्केट अटकेगा और सावधान रहना चाहिए निवेशकों को? आई थिंक मुझे हर्षद, जैसे मैंने बोला कि मुझे लगता है कि 92-9300 बैंड है, इतनी आसानी से नहीं टूटेगा ऊपर की तरफ अनलेस अर्निंग सपोर्ट करती हैं। आई टोटली अंडरस्टैंड मार्केट अंडर राउंड है, पॉजिटिव न्यूज है, सारी सब ऑल राउंड मोमेंटम बना हुआ है, लॉन्ग ही रखना चाहिए, बट यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। नॉट दैट कि मुझे ज्यादा नीचे लगता है, आई फील कि वो जो बेस है वो 9000 बन चुका है, बट अगले 1-2 दिनों के ट्रेडिंग सेशन में हमारे को एक करेक्टिव मूव जरूर मिल सकता है। सो आई थिंक अगर करेक्शन में, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है हर्षदा, अगर आप ऐसे मोमेंटम में टॉप पे ले लेते हैं तो थोड़े से करेक्शन में भी डर के एक स्टॉप लॉस हो जाता है। टू अवॉइड दैट स्टॉप लॉस, आई थिंक कि अगर ट्रेडिंग मेंटेलिटी रखनी है तो मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा अप मूव, एक थोड़ा सा डाउन मूव जो आएगा इन नेक्स्ट 24 आवर्स और 48 आवर्स, उसमें जरूर बाय करना चाहिए और थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। बट मार्केट इंडेक्स शायद 91-93 के बैंड में ही रहे और प्रोबेबली, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा, जिसकी हमने कई स्टॉक्स की बात की जो कि एक अच्छा मूव दे रहे हैं और जिस तरह से एक बिल्कुल हॉट स्टॉक्स बने हुए हैं, और मुझे लगता है ये मोमेंटम अभी भी रहेगा, मोमेंटम जारी रहेगा। और इसी मोमेंटम में आपने बढ़िया शेयर चुनने हैं। रिकॉर्ड हाइस पर बाजार की समाप्ति, पहली बार है कि हम बाजार को 9100 के ऊपर टिकता देख रहे हैं, नए शिखर पर यहां पर समाप्ति आती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए आज के मार्केट पर और इस तेजी में भी हमारे दर्शकों को सलाह देने के लिए कि कहां पर आगे अब और बढ़त देखने को मिलेगी। देख लेते हैं फिर आज स्टॉक 2020 में 7:30 बजे जो हमारे 2 कप्तानों ने आपके सामने 10-10 खिलाड़ियों की टीम पेश की थी, वहां पर रिटर्न्स क्या बने हैं।
आज का मुकाबला नीरज और आशीष के बीच और आशीष ने दमदार परफॉर्मेंस दिखाया। 3.5% के रिटर्न्स इस तेजी के बाजार में उन्होंने कमाए। नीरज ने करीब 1.5% की कमाई की है। अब देख लेते हैं कौन से शेयर थे जिनका फायदा आशीष की टीम को मिला। तो इरोस इंटरनेशनल ने 10% भागा, पीएनसी इंफ्रा में 5% से ज्यादा का उछाल, नागार्जुना फर्टिलाइजर 5% ऊपर और स्टोन इंडिया में भी 5% की तेजी बनती दिखाई दी। अब नीरज की टीम आपकी स्क्रीन पर आती हुई वीनस रेमेडी 5.5% ऊपर, एचसीएल टेक लगभग 2% भागा, आईओसी और ऑयल इंडिया में भी हमने देखा 1 से 1.5% का उछाल। एक बढ़िया शुरुआत और एक धमाकेदार समाप्ति। रिकॉर्ड हाईज पर बाजार आज के सत्र में टिकते हुए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर। ब्रेक के बाद आपके लेकर आएंगे आज की तेजी का पूरा रिकैप मार्केट टॉप 20 में नेहा आनंद के साथ। नमस्कार।